हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची। इस वीडियो में मैं आपको आपका जो मेन कोर्स पेपर है पॉलिटिकल साइंस, उसमें जो लास्ट ईयर एंड सेम के एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे जो वो बताऊंगी। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू गुड स्कोर मार्क्स और बहुत सारे टिप्स जो मैंने लास्ट ईयर की जो हमारी डिपार्टमेंट की सेमेस्टर टॉपर थी उससे पूछा है कि अगर वो चाहेगी जूनियर्स को सजेशन देना कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, आंसर कैसे लिखना है, टीचर्स किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। तो एंड में मैं आपको वो सारे टिप्स बता दूंगी और वो सारे इम्पॉर्टेंट बुक्स जो उसने पढ़ा था और जो आपके लिए काफ़ी होगा कि उससे नोट्स बनाना, और कुछ ऑनलाइन हब्स भी जिससे हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 2 पेपर्स पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा आपको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा हर साल जो एंड सेम होता है वो 70 मार्क्स का होता है, तो लेकिन इस बार शायद आपका मिड सेम अगर नहीं हुआ है तो आपका एंड सेम 100 मार्क्स का होगा। तो आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहेगा। तो बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले पूछ रहे थे हिंदी हमें आंसर इंग्लिश में लिखने होंगे क्या, तो आपको डरने की बात नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें लिखोगे। और रही बात नोट्स की, तो हमारे कॉलेज में टीचर्स जो होते हैं, प्रोफेसर्स, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स देते हैं। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें आंसर लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आपका पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ रेफरेंस टू द प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना के संदर्भ में भारतीय संविधान के दर्शन की विवेचना कीजिए। देन डिस्कस द कंपोजिशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी संविधान सभा की रचना और निर्णय निर्माण प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। देन what are directive principles of state policy, how far have been they implemented, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, उन्हें कहाँ तक क्रियान्वित किया गया है। Then examine the functions of the Indian Parliament, discuss the challenges faced by it in recent years, यानी भारतीय संसद के कार्यों की परीक्षण कीजिए, हाल के वर्षों में इनके समक्ष आई चुनौतियों की विवेचना कीजिए। देन एनालाइज द चेंजिंग रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू कोलिजन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन सरकार के विशेष संदर्भ में प्रधानमंत्री की बदलती हुई भूमिका का विश्लेषण कीजिए। देन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनक्रोच अपॉन द रीम्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर थ्रू जुडिशियल एक्टिविटीज, यानी क्या न्यायिक सक्रियता द्वारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका और विधान पालिका के आधिकारिक क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर रहा है, सविस्तार समझाइए। देन डिस्क्राइब द पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं स्थिति का वर्णन कीजिए। देन what is federalism, examine the tension areas between center and the states, यानी संघवाद क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच तनाव के क्षेत्रों का परीक्षण कीजिए। देन डिस्कस द एवोल्यूशन एंड फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत के पंचायती राज संस्थाओं के विकास और कार्यविधि का विवेचना कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपका लॉन्ग था। लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ देम, जिसमें आपका टॉपिक्स है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा, अर्बन लोकल बॉडीज, यानी शहरी स्थानीय निवास निकाय, देन इमरजेंसी प्रोविजंस, यानी आपातकाल के प्रावधान। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेपर में। और इसके लिए आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है, तो आपका डी बसु और एक आएगा लक्ष्मीकांत, ये दोनों पेपर आपके लिए काफ़ी होगा, काफ़ी। इसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स नहीं पढ़िए,
मैं मना नहीं कर रही, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। बाकी डी बसु और लक्ष्मीकांत बहुत ज़्यादा सही और काफ़ी है, जिससे आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लोगे। देन इसके बाद आपका सेकंड जो पेपर है वो है पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर वो है, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इसका आंसर प्रिपेयर और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मिड सेम में भी और एंड सेम में भी। ओके, तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, डिस्कस द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के उद्देश्य, क्षेत्र एवं संभावना पर विचार करें। देन डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, how far the Marxist tradition is relevant in the 21st century। फिर यानी कि राजनीतिक सिद्धांत की मार्क्सवादी परंपरा के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करें। 21वीं सदी में मार्क्सवादी परंपरा किस हद तक प्रासंगिक है। देन describe the origin and evolution of the anarchist tradition of political theory, compare the contrast the liberal and conservative traditions, यानी राजनीतिक सिद्धांत की अराजकतावादी परंपरा के उद्भव और विकास को स्पष्ट करें, उदारतावादी और रूढ़िवादी परंपराओं की तुलना करें और उनके वैषम्य को भी उद्घाटित करें। देन critically evaluate the empirical approach to political theory. Do you think that normative approach has been revived since 1970s? राजनीतिक सिद्धांत की अनुवादी उपागम का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्या आपको लगता है कि 1970 के दशक के बाद निर्देशात्मक उपागम को पुनर्जीवन किया गया है? Then, what is postmodernism? Discuss the salient features of the postmodernism. उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करें। Then, despite the fact that level and magnitude of political participation has been improving with passage of time, it has not been successful in assuring real essence of democracy. Elaborate the given statement. इसके बावजूद कि समय के साथ राजनीतिक भागीदारी के स्तर और उसकी मात्रा में सुधार हुआ है, यह प्रजातंत्र के मूलभूत सार की आश्वस्त कराने में सफल नहीं रहा है। दिए गए कथन की विस्तृत व्याख्या करें। तो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, और बाकी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ नेचर ऑफ डेमोक्रेसी सिंस एंशिएंट टाइम्स। डू यू थिंक देयर इज नो अल्टरनेटिव टू डेमोक्रेसी? उसके बाद कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंसिव फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कस द चैलेंजेस दैट द प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी हैज बीन कन्फ्रंटिंग विथ, elaborate with the merits and demerits of deliberative democracy. Then discuss various theories of representation. What are the challenges that obstacle fair representation? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके पॉलिटिकल थ्योरीज के। और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है, तो ओपी गुआवा इसके लिए काफ़ी होगा। और इसके अलावा आपको और अच्छे से थोड़ा डीप में समझना है तो आप हम यूट्यूब पे एक चैनल देखते थे पॉल साइंस हेल्प करके, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं। आप ये सारे, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सारे क्वेश्चंस एक बार मेरा वॉइस ओवर सुनकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सारे के आंसर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब एंड में मैं आपको बता रही हूँ हमारी जो सेमेस्टर टॉपर थी क्लास की, वो कैसे अपना उसने आंसर लिखा था, उसने आपको क्या टिप्स दिया है। तो उसका टिप्स है कि जब भी आप कोई आंसर, ये सारी बातें वैसे हमें मैम प्रोफेसर्स लोग ने भी बताया था कि जब भी आप अपना कोई आंसर स्टार्ट करते हो तो आंसर का इंट्रोडक्शन में
जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक कोट्स लिखिए। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी थिंकर्स थे, स्कॉलर्स, उनके द्वारा बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो उस स्टेटमेंट को मेंशन कीजिए और वहाँ से फिर अपना आंसर लिखना शुरू कीजिए। फिर रही बात आंसर आपको कैसे लिखना है, तो बहुत लोगों का मानना होता है जैसे कि हम कुछ भी भर दिए 7-8 पेज और शायद प्रोफेसर्स बस देखकर नंबर दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे कॉलेज में प्रोफेसर्स आंसर पूरा पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो कुछ भी ना लिखें। और रही कितना पेज लिखना है, तो हमारा जो आंसर शीट जाता था वो मैक्सिमम 6 से 7 जाता था, जिसमें टाइम लिमिट, टाइम को आपको बैलेंस करके चलना है, वरना तुरंत 3 घंटा पार हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलेगा बेल कब बज गया। और आंसर जब आप लिखते हो तो उसमें फैक्ट्स डालिएगा। आप जितना ज़्यादा फैक्ट्स डालोगे, ज़रूरी नहीं है आपका आंसर 6 पेज का जाए, आप 4 पेज का भी लिखोगे, लेकिन अगर आपका उसमें फैक्ट्स रहेगा तो आप को काफ़ी ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू जो कुछ भी उटपटांग भर देते हैं हम लोग 7-8 पेजों में उससे। तो प्रोफेसर्स जो हमारे होते हैं वो फैक्ट्स खोजते हैं। उसके बाद आप जब आंसर का एंड करोगे तो लास्ट में हर एक आंसर के एंड में एक कंक्लूज़न लिखिए। कंक्लूज़न में आप अपना पर्सनल ओपिनियन डालिए कि आपका क्या ख्याल है। और एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिसमें आपको क्रिटिकली एनालाइज करना होता है। तो क्रिटिकली एनालाइज करने में काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, केवल उसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स डाल देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा में बहुतों का मार्क्स कट गया था। क्रिटिकल एनालाइज जिस भी क्वेश्चंस में पूछा जाता है उसमें आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को लिखना है। दोनों को कवर करते हुए आप लास्ट में कंक्लूज़न लिखिए कि आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, विथ फैक्ट्स। और बुक जो भी प्रोफेसर्स नोट्स आपको कुछ मिला है या नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको भी इंक्लूड कीजिए। राइटिंग पे हमारे कुछ प्रोफेसर्स ध्यान देते हैं, आपका राइटिंग थोड़ा सुधार लीजिएगा। और बस इतना ही। बाकी कुछ भी आपको स्टिल कुछ दिक्कत हो